क्या बकवास कर रहे हो ओलिव? वो वहीं आई है। उसका दिमाग भनक से उड़ा। वो बगैर स्लीपर्स पहने रूम से बाहर निकला और मिस्सी के रूम की तरफ भागा। मुस्कान के रूम को खाली देखकर उसकी आंखों में कहर उतर आया। वो हेस वो हंस में कर जाओ। क्या तुम्हारे भाई ने उसे कुछ कहा है? उसके लहजे में शोलों की लपक थी। अलिफ गहरा सांस भरते कनपटी पे दबाने लगा। उसके भाई की मुस्कान से शादी होने पर उसे सोचा था, उस टूटी बिखरी लड़की जो अपनी शख्सियत अपना आप भूलकर लोगों से हाइफ उनकी नजरों की हवस से डरकर हथियार उठाने वाली को अब उसका भाई तहफ़्फ़ुज़ मान इत्मीनान देगा। वो हुंडी से एक प्यारी सी मासूम लड़की बन जाएगी और उसके भाई ने उसकी सारी सोचें गलत साबित कर दी। वो एक अक्लमंद संजीदा शख्स था, समझ सकता था, मुस्कान को संभाल सकता था। जिस आलम ने ऐन से ज़बरदस्ती शादी करके भी उसे खुद में समेटने के साथ अपनी शख्सियत का असीर बना डाला, उसका भाई भी कर सकता था। एक तरफ उसका भाई गलत था, उससे रिश्ता बनाया था तो उसे निभाना चाहिए था, तो दूसरी तरफ वो गलत भी नहीं था, अपनी जगह सही था। बुरहान अलवी को जुर्म से सख्त नफरत थी और फिर एक ऐसे वजूद को ज़िंदगी में आना जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वो सिर्फ ये जानता था कि वो लोगों को मारते हैं, जान से कत्ल करते हैं, उन्हें पूरी तरह दरिंदगी का शिकार बनाते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, उसकी बंदिश तोड़ते हैं। यहाँ उसका ये अमल आम था। दोनों तरफ से लाताल्लुकी थी, एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं थे। मिस्सी पाबंद थी, जब तक किंग पकड़ा नहीं जाता अपनी साथ के बारे में खुद से भी सरगोशी नहीं करनी। ये ना सिर्फ आलम बल्कि ऊपर से आए काम थे, पर उससे साहिर के हुक्म को ज़िंदगी में पहली बार ना मानते। बुरहान अलवी को बता दिया कि वो मिस लेडी बॉस है। बुरहान चाहे ना समझता हो, पर अलिफ अलवी समझता था, क्योंकि उसे भी तो मोहब्बत थी और मोहब्बत की खुशबू तो वो हज़ारों में पहचान जाता था। उसे उस दिन मिस्सी के लापरवाह अंदाज में अपने रूप के बारे में जिक्र करते उसके लहजे में आँच पाई थी जज्बों की। उस लापरवाही में उससे अपने आप को उस पर आश्कार कर दिया था कि वो मिस्सी है, मतलब वो उससे मुखलिस होना चाहती थी। काश काश दोनों एक दूसरे को समझते। कसूर दोनों का नहीं था। जिस रिश्ते में मान इज्जत मोहब्बत शक तरफा शक की आँच पाई जाए, वो रिश्ते कभी पायदार नहीं होते, कभी अपनी खुशबू नहीं फैलाते, बल्कि उस फूल की तरह 2 दिन खिलकर तीसरे दिन मुरझा जाएं। उन्हें टूटना ही था। अब देखना ये था कि कैसे बुरहान अलवी मुस्कान को पाता है और मुस्कान कैसे उसका दिल जीतती है। सोचकर उसके लबों पर तल्ख मुस्कुराहट बिखर गई। मैं कुछ पूछ रहा हूँ ओलिव। अगर मेरी बहन को हर्ट किया होगा तुम्हारे भाई ने, तो तुम मुझसे कोई शिकवा नहीं करोगे, माइंड इट। गाड़ी में बैठते वो ठाड़ा। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है गजल। उससे उसे ठंडा करना चाहा। आरिफ सुर्ख रंगत से गाड़ी स्टार्ट करने लगा, सोचकर ही उसका जबड़ा तन गया। दुआ करो अलिफ, सब ठीक हो। मेरी बहन ने शादी के लिए नहीं कहा था उसे, वो खुद आया था उसके पीछे। अब अगर उससे ज़रा सी उसे तकलीफ दी तो मैं छोड़ूंगा नहीं, हंसी मिटा दूंगा एसपी की। गाड़ी वहां से निकालते वो उससे बर्फीले लहजे में कहता मोबाइल डैशबोर्ड पर फेंक गया। आलम को उससे इससे नहीं बताया कि अगर वो जान जाता तो फिर अलिफ को शिकवा होता, और अगर उसकी बहन उससे किसी दुख में मिली तो आलम को आगाह करने से पहले ही बुरहान को मिटा देगा। साहिल का मौसम रात के तीसरे पहर काफ़ी यख था। चांद की सुनहरी रोशनी पूरे आसमान पर फैली हुई थी। ऐसे में ठंडी ठंडी हवाएं समंदर की लहरों से टकराकर उसके वजूद से टकरा जाती। आबोताब से चमकते चांद की सुनहरी लहरें उसे बालों से टकराती, उन्हें मजीद सोना बना देती। कोई उदास अप्सरा रात के इस पहर समंदर के किनारे तन्हा बैठी हो। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, सोने जैसे। भारी गंभीर सरगोशी उसके कानों में गूंजी। आंसू लड़ी हुई की सूरत बहते गालों पर कांच के टुकड़ों की सूरत बिखर जाते। मैं वाकई बहुत बुरी हूँ बुरहान अलवी। मैं कभी अच्छी नहीं बन सकती, क्योंकि मैं एक कोठे वाली की बेटी हूँ जो तमीज़ इज्जत के दायरे एहसास से नावाकिफ़ है। मैंने खुशी से तो इन हथियारों को नहीं उठाया स्वामी। तुम आते, मुझे यकीन दिलाते कि मैं कोठे की हूँ ज़रूर, पर मैं हवस के लिए नहीं, बिस्सा गर्म करने के लिए नहीं, इज्जत के लिए बनी हूँ। तो मैं कभी ऐसी नहीं बनती। तो मुझे ये यकीन दिलाते कि मैं एक माह के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए बीवी बनने के लायक हूँ, तो मैं कभी ऐसी ना होती। तुम मुझसे पूछते कि मुस्कान, तुम्हारे लबों की मुस्कान सच है या सिर्फ एक फरेब, तब भी मैं ऐसी ना होती बुरहान। तुम मेरा कभी मोहब्बत से हाथ थामते तो मुझे अपना हमसफ़र पाते, कभी मुझसे हथियार लेकर कहते कि मैं हूँ, तो मैं अपना आप तुम पर फना कर देती। पर तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी एसपी।
तुम्हें कभी ये ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैंने आपसे तुम तक का सफ़र क्यों पलों में तय कर लिया? क्यों मैंने आपसे सफ़र शुरू किया और तुम पर एहतिमाम किया? वो सिसक उठी। क्योंकि एसपी तुमने मुझे इज़्ज़त नहीं दी, मेरा सौदा किया था। तुमने बीवी लफ्ज़ अपने साथ जोड़ने के लिए खरीदा, मुझसे अपनी पहचान का सौदा किया। मुझे बीवी नहीं बनाया, अपने मतलब का शोपीस बना कर ले गए। अपने माँ-बाप को सबक सिखाने के लिए मेरी ज़ात का तमाशा लगाया। अभी किस लिहाज से ये मुस्कान तुम्हारी इज़्ज़त करे? या मैं इज़्ज़त के लायक नहीं अल्लाह? फीकी सरगोशी में वो चाँद से नसें हटाकर अब आसमान को देखती पूछने लगी। मैंने दुनिया के सामने खुद को कमज़ोर नहीं दिखाया। मैंने तो बस आपको अपनी कमज़ोरियाँ सुनाई कि मैं उससे इश्क करती हूँ। मैंने उससे कहा था वो मेरा जुनून है, पर आपको तो सब मालूम है, वो मेरा इश्क है। क्या ये काफ़ी नहीं? आप जानते हैं मैं कमज़ोर हूँ। क्या ये काफ़ी नहीं? मेरी ज़ात बेनिशान है, इन बिखरे काँच के टुकड़ों जैसी, जिन्हें समेटने में ज़ख्म मिलते हैं, तकलीफ़ होती है। मेरे लिए तो यही काफ़ी था। क्या आप मुझे जानते हैं? मैंने तो कभी नहीं सोचा था खुद को बयान करने के लिए बिखरना पड़ेगा। आपको तो मालूम है मैं सिर्फ आपके सामने बिखरती हूँ, तो कैसे हो जाऊँ बेमोल ज़रा बताएं। वो सिसकियों में अपना दर्द बयान करती फूट फूट कर रोती गुड्डू में मुँह छुपा गई। मैं चली जाऊंगी उसकी ज़िंदगी से, क्योंकि मैं अपनी माँ की कही बात सच साबित नहीं करना चाहती, उन्हें सच्चा नहीं बनाना चाहती कि वो सही थी, कि मैं निकाह के काबिल नहीं। सच में आज एसपी ने मुझे निकाह के काबिल नहीं समझा। मेरा भरम कायम रखना मेरे मौला। मेरी माँ को कभी मत बताना कि मुस्कान तलाक लेते लेते बची है। उस पर यही आश्कार करना कि वो एक इज्जतदार ईमानदार पुलिस वाले की बीवी है और हमेशा रहेगी। पर मैं झुकूंगी नहीं। दुनिया भले मुझे कसूरवार समझे, मैं नहीं झुकूंगी। क्योंकि जब एसपी नहीं था तब मुस्कान को मिस्सी ने सहारा दिया था, और मैं उस मिस्सी को मार नहीं सकती, क्योंकि वो सिर्फ खुद की नहीं काफियों की आस है, उन बहती तड़पती आंखों की उम्मीद। वो रोती अपने अंदर का गुबार हमेशा की तरह समंदर चांद हवा की मौजूदगी में निकालती अपनी खूबसूरत मुस्कान के साथ मुस्कुराई। तुम मेरा इश्क हो मजबूरी नहीं बुरहान अलवी, तुम लाहासिल भी रहोगे तो इश्क कहलाओगे, अगर खुद से मुकर गई तो बेवजूद बेरूह कहलाऊंगी। बेंच पर रखे अपने कोट से बबल निकालती रैपर से आज़ाद करवाकर मुंह में डालती कुछ देर बाद बेफिक्री से आसपास के मनाजिर को देख रही थी। दूर दूर तक समंदर की लहरें फैली हुई थीं। मुस्कान। आरिफ को यकीन था उसे यहीं मिलेगी। तभी गाड़ी का पहला रुख साहिल समंदर की तरफ मुड़ा और उसे तवक्का के मुताबिक वो उसे यहाँ मिल गई थी। वही मुस्कान उसकी आवाज़ पर चौंकी और जल्दी से चेहरा हाथों से साफ कर दी। मुस्कुराहट के साथ गर्दन मुड़कर देखा तो वो लंबे लंबे टाक पर्दा उसकी समेत ही आ रहा था। बेचैन तड़पा हुआ वो सीधी हो बैठी और कब के अपने सुगड़े सिमटे वजूद को सीधा किया और पाँव ठंडे पानी की लहरों में डाल दिए। मिस्सी, भाई की जान, तुम ठीक हो? वो पास बैठता उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर माथे पर बोझ से लेने लगा और चेहरा सीने में तड़प कर छुपा दिया। भाई को बताओ, क्या तकलीफ है मेरी जान को? उसका सर सहलाते वो पूछने लगा, जबकि मुस्कान आसूदा मुस्कुराहट से उसके सीने पर सर रखे नफ़ी में सर हिलाती उसकी शफकत को महसूस करने लगी। मुझे क्या तकलीफ हो सकती है आरिफ? किसी में हिम्मत है मुझे तकलीफ देने की? वो सर उठाए उसे देखती बोली, और आरिफ उसकी सूजी भीगी आंखों की कांच के टुकड़ों में बड़ी किरचियां देखता लब भींच कर आंखें मीच गया। तुम इतनी पत्थर क्यों हो मिस्सी, कि अपने भाई को भी अपनी तकलीफ में शामिल नहीं करना चाहती? बताओ मुझे, उस एसपी ने तुम्हें तकलीफ दी है? मुझे बताओ मिस्सी, मैं उसे कुत्ती से पकड़कर तुम्हारे पास लाऊंगा। बोलो कुछ। वो बोला नहीं, घन गरज की तरह बरसा था। मुस्कान खामोशी से उसके कंधे पर सर टिकाए बैठी रही। कोई कुछ नहीं कह रहा आरिफ, तुम मेरे शोहर से जलो नहीं, वो अच्छा है। हंसकर कहते उसे लगा उसके हलक में पत्थर का गोला फंस गया हो, जिससे आवाज़ घुट गई आखिर में। आंखें भी बरसने को तैयार थीं और लबों पर वही फरेबी गहरी मुस्कान थी। तुम मुझे नहीं बताओगी? मैं खुद ही उस एसपी से पूछ लूंगा। वो झटके से उठ खड़ा हुआ और बिखरा हुआ वहां से जाने लगा कि मुस्कान ने बिदक कर उसका हाथ थाम लिया था। शोर मत मचाओ आरिफ, मुझे मेरे वक़ार से जीने दो। शोर करोगे तो वो मुझे मज़ीद कमज़ोर समझेगा। मेरी खामोशी ही काफ़ी है उसके लिए। चट्टिए से उसे वापस बेंच पर खींच कर गिराती खुद उसकी गोद में सर रखकर सुकड़ी बेंच पर लेट गई।
उसका दिल किया फूट फूट कर रोए। आरिफ ने शशर होकर अपनी बहन का ये बदलाव देखा। क्या आज फिर मैं तुम्हें तकलीफ से नहीं बचा पाया हूँ मिस्सी? वो भारी आवाज से बोला और हाथ उसके सर पर फेरने लगा। मुस्कान ने उसका हाथ थाम कर लबू से लगाया, जबकि आरिफ ने अपना कोट उतार कर उसके ऊपर डाल दिया। नहीं बेवकूफ, तुम तो दुनिया के सबसे प्यारे भाई हो, पर थोड़े कमीने से। हम्म, वो खिलखिलाई। आरिफ ने कमीने पर आंखें फैला ली। अभी छोड़, हम में ये चलता है, बहन हूं तेरी। वो उसकी गुस्से भरी आंखों से मुतासिर न होती उसकी उंगलियों को देखने लगी। सच में बहुत बदतमीज हो मिस्सी। वो दांत पीसे बोला, जिस पर मुस्कान खिलखिलाकर हंसी। वैसे हमने एक वादा किया था, याद है? उससे कोठे में किया जाने वाला वादा याद दिलाए तो आरिफ झुककर उसके सर पर बोसा देकर सर हिला गया। कुछ भी हो जाए हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, चाहे कोई कितना तोड़े हमें। दोनों यकजुबान होकर बोले और कहका लगा उठे। कई दोनों सब कुछ झेलकर भी कहका लगाने वालों में से थे। तुमने स्पेन का कहा था, याद है? वो उठ बैठी और सीरियस अंदाज में बोली। आरिफ चौंक कर उसे देखने लगा। हाँ याद है, एक मुजरिम को ऊपर पहुंचाने जाना है जो यहाँ से भागा है। ठीक है, आज 6 बजे की मेरी टिकट बुक करवाना। ये नेक काम मैं ही कराती हूँ। उसकी नसें उसकी तरफ से घूमी हुई थी। मिस्सी, अरे प्लीज, मैं खुश हूँ। खबरदार जो आलम को कुछ बताया या खुद कुछ किया बुरहान के साथ। तुम जानते हो, उससे तकलीफ दोगे तो अपनी बहन की जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। तो मुझे अब यकीन है तुम ऐसा नहीं करोगे। वो सर लहजे में कह कर उठी और उंगली पर आंसू उठाती उसे सामने करते चांद की तरफ फूंक मारी। काश मैं तुम्हारा गला घोंट कर मार देता तो आज मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। तुम्हें अंदाजा नहीं मेरी तकलीफ का मुस्कान। तुम उससे बचाना चाह रही हो जिसे तुम्हारी जरा बराबर कदर नहीं। तुम मुझसे कहो कि तुम उससे प्यार नहीं करती, फिर मैं उसे बख्श दूंगा, वरना तुम जानती नहीं मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। वो चिल्लाकर बोला और उसे कंधों से जकड़ा। मुस्कान उसकी सुर्ख लहू बढ़ती आंखें देखकर गहरा सांस भर गई। मैं बुरहान अलवी से प्यार नहीं करती। आरिफ के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आई। मैं बुरहान अलवी से इश्क करती हूँ। वो शरारत से कहती खिलखिलाई और आरिफ के बिगड़े खूनखार मिजाज देखकर वहां से भागी। रुको मिस्सी। वो हसास सर नफी में हिलाकर पेन से अपना और उसका कोट उठाए उसके पीछे भागा। समंदर की ठंडी रेत पर दोनों बहन भाई अपने पाँव की चाप छोड़ते खिलखिलाए एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, जबकि दूर गाड़ी में बैठा आलिफ मुस्कुरा रहा था, उन्हें एक दूसरे को पानी की छींटे मारते देखकर। दूर सुबह का सूरज आसमान पर अपनी सुनहरी रोशनी बिखेरने लगा। आलम विला में सईर आलिम की गोद में सर रखी सोई हुरुलैन अंगड़ाई लेकर बेदार हुई, जबकि टेबल पर पाँव रखे सोफे के बैग पर सर टिकाए अपने बाजू पर हुरुलैन की दोनों कलाइयाँ टिकाए वो सो रहा था। उसकी अंगड़ाई लेने पर आलम ने आंखें खोली जब सामने नजरे उसकी कुसलमंदी से बड़े वजूद को देखा। रात मेहंदी लगाते काफ़ी देर हो गई थी और जब रमशा लगाकर चली गई तो आलम उसे लेकर रूम में आया और उसके सूखने की टेंशन थी। तभी खुद सोफे पर बैठकर उसे लेटा दिया और उसका सर गोद में रखते दोनों कलाइयाँ अपने सामने बाजू पर टिका दी और ऐसे ही ना जाने कब दोनों सो गए। गुड मॉर्निंग मेरी शहजादी। झुककर उसके माथे पर बोसा देते वो उसे उठाकर बेड पर डालता, ब्लैंकेट डालकर खुद फ्रेश होने चला गया। मेहंदी इंतहाई खूबसूरत थी। उसके हाथ को देखता कई बार महफूज सा था। वो जॉगिंग के लिए रूम से बाहर आकर लॉन्ज में दाखिल हुआ, तभी नजर सीधा मुस्कान पर पड़ी। वो कुछ चौंका, वजह उसके हाथ में बैग। ब्लैक पर वाइट दायरे वाली स्कर्ट, ब्लैक टॉप पर लॉन्ग कोट पहने, जॉगर में सुनहरी बालों वाली लड़की उजलत में सफ़ेद कांच के गिलास में जूस पीती किचन से निकली। वो जेब में हाथ फंसा कर खड़ा हो गया कि मुस्कान गड़बड़ा गई। मैं आपका ही वेट कर रही थी, उससे गला खंखार कर आलिम को मुहातिब किया। वजह? अबरू उचकाते चेहरे को जंबिश दी। वो मैं एक केस के लिए स्पेन जा रही हूँ, 15 दिनों के लिए। कुछ देर में फ्लाइट है तो सोचा आपको बता दूँ। आरिफ से बात कर ली है, क्या इजाज़त है? वो बैग छोड़कर चलती हुई उसके सामने और लाड से लब दबाकर सर कंधे पर टिका दिया। लॉन्च में दाखिल होते सिमी भी मुस्कुराई इस प्यारे भरे मंजर को देखकर। अगर तुम अपनी मर्जी से जाना चाहती हो तो जाओ, अगर मजबूरी में जा रही हो तो मजबूरी बताओ मुझे। उसका चेहरा हाथों में भरकर वो उसकी आंखों में देखने लगा। मुस्कान ने हड़बड़ाकर उन भूरी आंखों की ताब न लाते नजरें फेर ली। मजबूरी कोई नहीं मुझे आलम, कुछ फ्रेश एयर दिमागी सुकून चाहिए, तो सोचा ये काम भी कर दूं। उसके बताने पर आलम ने उसका गाल थपथपाकर सर पर बोसा दिया।
मुझे उम्मीद है तुम अपना ख्याल रखोगी। वो कहता वहां से निकला और मुस्कान ने कब का अपना रुका सांस बहा लिया और फिर वो नमी आंखों में लिए सिम्मी से गले मिलकर रमशा के पास आई। तुम मेरे बच्चे की डॉक्टर हो, ख्याल रखना उसका। मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ और रहूंगी उसके पास ही। खबरदार उसे हर्ट करने की कोशिश की। वो उसे देखती फोन कर रही थी, जबकि रमशा का सहमा रूप देखकर आरव नागवारियत से अपनी बहन को देखने लगा, जो बिला वजह उसे हाइफ कर रही थी। ओ बच्चे की अम्मा, डॉक्टर ने जी को मत सहमाओ, वो बहुत अच्छा ख्याल रखती हैं। तुम अपना ख्याल रखो बस। आरिफ के कहने पर हूँ करके गर्दन अकड़ाकर सीढ़ियाँ चढ़ती रूम में दाखिल हुई तो नसें सीधा ब्लैंकेट पर रखे उसके हाथों पर गई, जहाँ मेहंदी रखी हुई थी और वो गहरी नींद में थी। मुस्कान आंसू का गोला सीने में उतारकर घुटनों के बल उसके पास बैठी और बेखुदी में देखने लगी। मुस्कान आंसू का गोला सीने में उतारकर घुटनों के बल उसके पास बैठी और बेखुदी में देखने लगी। तुम मेरे लिए सब कुछ हो मेरी जान। चुपकर उसके सर पर बोसा लेती वो अपनी हिचकियां दबा गई और जोर से मुंह पर हाथ टिकाकर दरवाजे की तरफ देखा। ये शुक्र था कि ये आलम का रूम था, जो यहाँ कोई नहीं था, वरना वो अपने भाई का भी सब तोड़ देती। कुछ देर बाद मुंह से हाथ हटवाकर उसे गहरी सांस भरी और फिर झुककर उसके चेहरे की बोसे लिए। मिस्सी, और झटपट कर आंखें खोले खुशी से बोली, तुम कब आई? मुझे बताया नहीं। देखो मैंने मेहंदी लगाई है, मैं कब की तुम्हें दिखाने वाली थी। वो खुशी से चहकती उठ बैठी, जबकि मुस्कान उसका हाथ पकड़े हुए आवाज रो रही थी। सो जाओ, मैं फिर आकर देखूंगी, क्योंकि इनका रंग काफी गहरा है, नहीं उतरेगा मेरे आने तक। उससे लेटाकर वहां से निकलती चली गई, जबकि और भोखलाई सी मिस्सी मिस्सी करती रह गई। हैं, इससे क्या हुआ? ऐसे जगाकर प्यार देती चली गई। वो वापस पलटती पुरसोच से बोली, मैं इतनी उम्मीदें लेकर आई बैठी थी मिस्सी, पर तुमने तो ठीक से डिज़ाइन भी नहीं बताया कि कैसे है। वो उदास हो गई और इस उदासी ने उसकी रूह को उदास कर दिया। पर दर हकीकत तो ये उदासी उस लड़की की थी, जो उसे गिर छोड़कर वहां से निकलती चली गई थी। बुरहान अलवी, मुझे यकीन है हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। आखिरी अनाउंसमेंट सुनते अलीफ और आरिफ को बाय करती सोचती वो उनकी नज़रों के सामने से गायब हो गई। पीछे आरिफ ने उसकी तकलीफ को महसूस करते आंसू का बंदा हलक से उतारते नजरें फेर ली। कुछ रिलैक्स होने दो उसे, फिर सोचते हैं कुछ। आरिफ के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। इंशाल्लाह। वो सर हिलाता अपनी गाड़ी के समय चला गया। एक ही तो बहन थी, वो भी इतनी तकलीफ में। क्या हुआ? बी रूम में आती उससे पूछने लगी, जो मोबाइल हाथ में थामे उसे घूर रही थी। बी की आवाज़ पर चौंक कर उनकी तरफ देखा। कुछ नहीं, तकवा अपिया ने मासत कर ली है शादी में आने से, क्योंकि उन्हें अर्जेंट हवेली जाना पड़ा। आगा जान की हालत खराब हो गई थी। उससे गहरा सांस भरते मायूसी से बताया। अच्छा, फिर कहा नहीं कब आएंगी? बी उनके गांव से थी और उनके वसीले ही नूरुलैन हुरुलैन की दोस्ती तकवा से हुई थी। हाँ, कहा है प्रॉमिस वलीमे में आएंगी, मुंह बसोरे बोली और बेड पर गिर गई। अच्छा, दिल बड़ा करो, आएगी तो सही ना। वो उसके पास आकर बैठी। नूर उन्हें देखती मुस्कुराई और उनके कंधे पर सर टिका रही हो। बाहर से ढोलक की आवाज़ जोरों शोर से आ रही थी। खानदान तकरीबन आधा उमड़ आया था घर में। घर में अभी से पाँव रखने की जगह नहीं थी। रात को उसकी रुखसती थी। महफिल अरूज पर थी। सारी तैयारियां मुकम्मल थीं। बेड पर उसका गोल्डन सूट इम्तिजाज का भारी लहंगा रखा था। साथ ही हैवी ज्वेलरी, कंगन, चूड़ियाँ, पाजेब, नथ हीरो से जुड़ी थीं। ब्यूटिशियन कुछ देर में पहुंचने वाली थी, क्योंकि तैयार करते काफ़ी देर होने वाली थी। अभी दिन के 2 बज रहे थे। नूर चौंकी तब जब अचानक दरवाज़ा खुला और उजलत में दाद अंदर दाखिल हुआ। बी और नूर ने हैरत से उसके चेहरे को देखा। वो मुस्कुराया। नूर चीप कर सर झुका गई। दाद, तुम यहाँ बेटा? बी भौंकला कर खड़ी हुई। तब दाद होश की दुनिया में लौटा और झीम पिया उनके सामने। कुछ काम था भी, 2 मिनट का। उससे कहने पर बी नूर की हवाइयाँ उड़े चेहरे को देखती सर हिलाकर वहां से निकली। बी के जाते ही वो लपक कर उसके पास आया। तुम पहले से ज्यादा हसीन होती जा रही हो, या मेरी नजरें बेकावा हैं? बोनी। उसके रुख मोड़ने पर दाद झुककर कान में सरगोशी करता फूंक मारने लगा। प्लीज दाद, जाएं। सटपटाकर वो बाथरूम में भाग गई। दाद कहका लगा उठा। ये क्या खुश होने के लिए काफ़ी नहीं था कि वो इस रिश्ते से खुश थी, इसीलिए ही शर्मा रही थी, उससे छुप रही थी, बगैर चीख चिल्लाहट के। कुछ सोचते सर हिलाकर वो अपनी वॉच ढूंढने लगा। साइड टेबल बना पाकर वो सिलवटें माथे पर सजाकर दराज में ढूंढने लगा, पर वहां से भी नाकाम। उसने फिर से टेबल को देखा और गुस्से से सब कुछ नीचे फेंकते वॉच को ढूंढता रहा। ये क्या कर रहे हैं दांत?
आवाज़ भागता था कि आवाज़ से कमरे में आती बोली। जहाँ उसका रूम बिखरने लगा था, वहीं वो खौफ से सहम रही थी उसकी बिगड़ी हालत देखकर। नूर, यहाँ मैंने वॉच रखी थी, कहाँ गई? वो सोफे ड्रेसिंग टेबल के दराज कालीन पर बेड के नीचे ढूंढता हुआ उसके पास आया और लहू आंखों से उसकी खौफ से फैली आंखों में देखते पूछा, वो 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 वार्डरोब में रखी है मैंने। रोने की पूरी तैयारी करते उससे वार्डरोब की तरफ इशारा दिया। अलीफ उसे छोड़कर लपक कर वहां गया। नूर तासुब से उसकी पुश को देखती आंखें मसलने लगी। वार्डरोब खोलते ही वो अंदर कपड़े निकालता देखता रहा कि अचानक नजरें उस पर पड़ी। ओह शुक्र मेरी जान, मेरी तो हालत बुरी होने वाली थी, तुमने बचा लिया। दाद अपनी घड़ी सही सलामत नूर की यूं संभालने पर कलाई में बांधता उसके पास आया और माथे पर बोसा देते आंसू लहू से चुनकर उसे सीने में भींच दिया। ऐसा क्या है इस घड़ी में दाद? वो हिम्मत करती उससे दूर होकर बोली। इसमें दाद ने चलती हुई घड़ी को देखा। बस अब सिर्फ घंटों का इंतज़ार करो। जब तुम मेरी शरीके सफ़र बनकर मेरे रूम में आओगी तो मैं हर चीज़ तुमसे शेयर करूँगा। बहुत कुछ जो तुमसे छुपाया हुआ है, ठीक है? वो कहता उसकी आंखों में दिखता अचानक ही झुककर उसके फड़फड़ाते सुर्ख लबों को नरमी से छूने लगा। नूर बुकलाकर पीछे भागी। आज तो ऐसा नहीं चलेगा। उसे पीछे से हज़ार में लेकर जज्बों से चूड़ लहजे में कहते कान की लो को छूना चाहो कि नूर मचल गई। दाद प्लीज़। वो सांसों के बेरब्त होने पर बामुश्किल से कहती उसके हज़ार से निकली। दाद उसके ब्राउन कपड़ों में सरापे को देखते वहां से जाने लगा। अच्छा सही, डरो नहीं, बस रात को इंतज़ार करो। आज तुम गई मेरे हाथों। मायने हेजी से कहता वो हंसता हुआ चला गया, जबकि उसके जाते ही नूर ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और अपना रुका हुआ सांस बहा लिया। वो भागकर दरवाजे के पास आई और लॉक करके चीज़ें समेटने लगी। साथ ही रूम संवार कर वो मुस्कुराते हुए बाथरूम में गई और वहां से छुपाई हुई वॉच निकाल कर उसे हंसते देखने लगी। सुबह उसे वॉच जब मिली तो दांत की परवाह किए बगैर उसे उस सीक्रेट एजेंट को जल्दी से तस्वीरें बनाकर भेजी और 12 के वक्त तकरीबन उसके लिए दूसरी वॉच आ गई। वो उस एजेंट से बात करके सब कुछ समझती अब वॉच उठाए उसे देख रही थी। चलो पहले शुरुआत करते हैं अलीफ के एंड की। वो खिलखिलाती हुई दुपट्टे में वॉच छुपाकर स्लीपर पहनती रूम से निकली तो सामने ही फूलों की ताल पकड़े खानदान की 2 लड़कियां उसे देखकर मुस्कुराईं। बुरहान भाई घर में है? उसे वहां से गुजरते मुलाजमीन से पूछा। वो सर हिला गई। जी बीबी जी, वो फरी की तबीयत ठीक नहीं है ना, उनके पास बैठे हैं, हिल भी नहीं रहे। उसका जवाब सुनते नूर सर हिलाती हुई वो आगे बढ़ी। बाबा, आप फिर मामा से नाराज हैं? बुखार की तपिश की वजह से उसकी आंखें नहीं खुल रही थीं। मासूम वजूद के साथ बुरहान के आगोश में पड़ी बड़बड़ाई। अभी डॉक्टर से चेकअप करके दवाई देकर गया था। वो हिदायत भी नहीं थी कि बच्ची को टेंशन से दूर रखें, उसे खुश रखें। पर मुस्कान के जाने पर उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अभी आसिया बेगम यखनी बनाए उसे खिला कर गई थीं, पर उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे अपनी मामा के हाथ से खाना था, जो नाराज होकर बगैर उसे किस करके गई थी। नहीं बेटा, मैं आपकी मामा से नाराज नहीं हूँ। उससे मोहब्बत से कहा। तो बाबा वो कहाँ गई? उन्हें बताए ना, उनके छोटे पैकेट का बुखार है, मैं उनकी बाहों में सोना चाहती हूँ। बाबा उन्हें बुला कर लाए ना, आप तो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, मेरे एंजल है ना। वो बहुत मुश्किल से आंखें खोलकर देखती सिसक कर बोली। बुरहान ने सुनकर सख्ती से लब पे विस कर लिए। मामा एक काम से गई हैं, जल्दी आएंगी अपनी बेटी के पास और उसे खूब सारा प्यार करेंगी। देखना, रात को जब आएंगी और तुम्हें मुझसे छीनकर सो जाएंगी। वो उसके आंसू साफ करता मोहब्बत से बताने लगा। मेरी की आंखें चमक उठी। सच में बाबा, वो मुझे कल की तरह छोड़कर नहीं जाएंगी? वो उठ बैठी। जी मेरा बच्चा, वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। उससे गाल पे बोसे लेते वो बोला। वो उसकी हालत की सेरत से झूठे दरासे देने लगा था कि वो संभल कर बहल जाए, और वही हुआ। वो सच में खुश हो गई, रोना भूलकर ख्यालों में गुम हो गई। बुरहान लब भींच गया। उससे मालूम था मुस्कान ने हमेशा अपने पेशे को तरजीह दी थी, उससे अव्वल रखा था। वो मानता था कि उससे 1 माह का निकाह कॉन्ट्रैक्ट किया था, पर उसे अपनी ज़िंदगी में आने का हक तो दिया था। उसे वो ताकत, वो अहमियत दी थी जिससे वो बड़े हक से उसके दिल में दाखिल हो सकती थी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई कोशिश पहल नहीं की। वैसे भी वो क्यों उस मुजरिम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए जिससे इंसानों पर तरस नहीं आता। कल कला उनके पीछे अपने आप को ख़त्म कर ले तो क्या रहेगी उसकी फैमिली। अगर तुम ये काम नहीं छोड़ सकती
सच का साथ नहीं, बुराई से लड़ नहीं सकती। मुस्कान, तुम मेरी जिंदगी में सच में तुम्हारे लिए जगह नहीं। तुम इस काबिल नहीं कि मैं तुम्हें चाहूं, क्योंकि तुम एक बेरहम लड़की हो, बुराई शर फैलाने वाली। वो सोचकर लब भींच गया। बाबा, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको तंग नहीं करना चाहती, पर मैं मामा के बगैर नहीं रह सकती। पापा, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, मुझे पपी देती हैं, बाहों में भरकर सुलाती हैं, और जब पीठ पर बिठाकर एक्सरसाइज करती हैं तो मुझे बहुत मज़ा आता है। वो मुस्कुराती आंखें मसल कर बताने लगी। बुरहान हैरान रह गया। कब एक्सरसाइज करती हैं? वो बेसाख्ता पूछ बैठा। फेरी खिलखिलाकर हंसी। ये मामा और मेरा सीक्रेट है। उन्होंने कहा था किसी को नहीं बताना, पर आपको बता देती हूँ, क्योंकि मामा भी आपको बता देती। वो चहकती बोली। बुरहान सा हिलाने लगा। जब आप ड्यूटी पर चले जाते हैं ना, फिर मामा मुझे कभी पेट पर तो कभी कंधों पर बिठाकर एक्सरसाइज करती हैं, फिर मुझसे भी करवाती हैं। उसकी बातें सुनते वो गहरा सांस भरकर रह गया। मतलब वो उसके पीछे उसके जिम भी जाती थी, फिर छोड़ा क्या था उससे भूल जाने के लिए। दफातन दरवाज़ा नॉक हुआ और नूर मुस्कुराती अंदर आई। नूर, तुम यहाँ? बुरहान हैरान से उसे देखते हुए पूछने लगा। आपके लिए कुछ लाई हूँ भाई, और फेरी को भी देखने आई हूँ। ताई अम्मी ने बताया इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। वो दुपट्टा सर के आगे खींचती बोली। तो फिर अंदर आओ, वहां क्यों खड़ी हो गुड़िया? बुरहान ने मुस्कुराते उस छोटी सी कज़न को देखा जो उसकी भाभी के ओहदे पर फाइज थी। वो सर हिलाती उनके पास आई और झुककर फेरी को मोहब्बत करने लगी। इसे तो अभी भी बहुत बुखार है भाई, आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाए ना। डॉक्टर आया था, जल्दी उतर जाएगा बुखार इंशाल्लाह, और मेरी फेरी फिर से खिलखिलाने लगेगी। वो फेरी को गुदगुदी करता बोला और वो हंसी भी सर हिलाती नूर को देखने लगी। मेरे लिए क्या लाई हो तुम? वो मुतवस्सिम नजरों से नूर को देखता बोला। ये। नूर गहरा सांस भरते दुपट्टे से हाथ निकालकर उसके सामने किया। बुरहान ने चौंक कर पहले नूर फिर उसकी हथेली पर रखी दांत की घड़ी को देखा। ये तो दांत की है ना, ये मेरे लिए क्यों लाई हो? बुरहान ने उलझ कर देखा और अब्रू उठाकर पूछा। ये आपके लिए लाई हूँ, आप इसे किसी टेक्नोलॉजी के माहिर को दिखाएं, वो आपको जवाब दे देगा। पर प्लीज़ अभी जाएं, ताकि आपको हकीकत मालूम पड़ जाए। प्लीज़ भाई। वो आहिस्ता से कहने के साथ मिन्नत पर उतर आई। बुरहान काफ़ी उलझ गया। क्या हुआ है नूर गुड़िया, मुझे उलझा रही हो? सही बताओ, कोई प्रॉब्लम है? मुझसे शेयर करो बेटा। वो खड़ा होता नूर के सर पे हाथ रखता बोला। नहीं, मैं कुछ नहीं बता रही। आप ये लेकर जाएं और वो जान ले क्या हकीकत है। वो कहकर रुकी नहीं, मुंह पर हाथ रखती रोती वहां से भाग गई। बुरहान पीछे शशटर कभी घड़ी को देखता तो कभी दरवाजे को जहां से वो गायब हुई थी। क्या हुआ बाबा, चाची क्यों रो रही थी? बुरहान फेरी के मुहातिब होने पर होश में आया और सर नफी में हिलाते बेड पर बैठकर घड़ी को गौर से देखने लगा। ये दाद की फेवरेट घड़ी थी, वो उसे खुद से दूर नहीं करता था, एक पल के लिए भी नहीं। फिर ये नूर के पास कहाँ से आ गई, और वो इतनी खौफसदा घबराई हुई क्यों थी? आखिर में रोते हुए मिन्नत करते क्यों गई? क्या राज था इस घड़ी का? क्या वो बताना चाहती थी उसे? बुरहान ने लब भींचे मोबाइल उठाया और अरमान को कॉल करके अपने घर बुलाया। दाद, मुझे तुम पर फख्र है बेटे। तुमने ना सिर्फ मुझे बुरे वक्त में साथ देते मेरी भतीजी से शादी की, बल्कि उसे आज इज्जत से रुखसत करवा रहे हो बेटा। तुमने हमेशा मेरा सर खुशी से बुलंद रखा है। कमाल साहब उसे साथ लगाते खुशी से बोल रहे थे। दाद सुनकर मुस्कुराया। इंशाल्लाह अब्बू, हमेशा रहेगा आपका सर बुलंद। वो ने अपने हजार में लेकर बोला, और साथ आसिया बेगम को भी बुलाया जो उससे कपड़े रखती मुस्कुराई पास आई। आई लव यू अम्मी अब्बू। वो दोनों के सर पर बोसा देता बोला। कमाल साहब उसके पेट थपथपाने लगे। अम्मी अब्बू, हकीकत यही है कि माँ बाप के पैसे में ही अच्छाई है, मोहब्बत है। जैसे अब मेरे लिए आपकी इस छोटी सी बोनी भतीजी से आपका बेटा। वो कहता कहता रुका कमाल साहब की पहली आंखें देखता कहका लगा उठा। मैंने कल शाम वलीमे के लिए हॉल बुक करवा दिया है। बहुत धूमधाम से वलीमा होगा कि सारी उदासियां धुल जाएंगी। उनकी जगह मेरी भतीजियों और बेटों के मुस्कुराते चेहरे होंगे। कमाल साहब बोल रहे थे, जबकि दाद बहुत मोहब्बत से उन्हें देख रहा था। वो बदल गए थे। दाद बहुत चाहत से उन्हें देख रहा था कि अब जिंदगी की हसीन लगने लगी थी, सब कुछ बेहतर हो रहा था। उसकी बोनी हमेशा के लिए उसकी हो रही थी। उस पर एतमाद यकीन रखती थी, उससे मोहब्बत करती थी। और अब जब वो उसे हकीकत बताएगा, कुछ हफ़ा होगी पर फिर उसे मोहब्बत मज़ीद उसकी बढ़ जाएगी। दाद ज़रूर जानता था। मैं नूर को देखा हूँ, ब्यूटिशियन आ गई होगी। आसिया बेगम वहाँ से निकल गई। पीछे कमाल साहब और दाद रह गए।
जो अब सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। बुरहान, आसिया बेगम नॉक करती अंदर आई और बेड पर सोई हुई फेरी को देखकर बुरहान को ढूंढने के लिए नजरें रूम में घुमाई। बुरहान कहाँ गया? वो बड़बड़ा कर मुड़ी कि बैल्कोनी से बुरहान अलवी लबों में सिगरेट दबाए बाहर आया। हैरियत, सिगरेट फूंक कर वो वापस आता उनके हाथ थाम कर बोला, बैठो यहाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उन्होंने उसे अपने पास बिठाया। बुरहान खामोशी से उलझ गया। बुरहान, अब जब तुम मुस्कान को छोड़ चुके हो तो मैंने और तुम्हारे अब्बू ने एक फैसला लिया है तुम्हारे लिए। वो गलत हंकार कर बोली। बुरहान समझदार चौंक कर उन्हें देखने लगा। अम्मी, आप जानती हैं ऐसा नामुमकिन है, तो मेहरबानी करके कुछ भी बोलने से पहले ख्याल कीजिएगा। वो गुस्से में आकर बोला, मैंने तुम्हारे लिए शेरीन को पसंद किया है, कैसी है? उन्होंने जैसे धमाका किया बुरहान के सर पर। वो अभी दांत की कड़ी और नूर के बुखलाए घबराए लहजे से नहीं संभला था कि ये। मैं ना सिर्फ आपको बल्कि शेरीन को भी साफ मना कर चुका हूँ, मैं अब शादी नहीं करूँगा। वो दो टोक लहजे में बोला। आसिया बेगम हैरान हुई। तो क्या ऐसे ही सारी जिंदगी इसके तकिए से सर लगा के बैठे रहोगे? उन्होंने कहते फेरी के समेत इशारा दिया। अम्मी प्लीज़, अगर ऐसा हुआ भी तो मैं एक सेकंड के लिए फेरी से दूर नहीं रहूँगा, ना ही आप सबसे। उसने कहकर आसिया बेगम को शौक की हालत में मुंह खोलते देखकर नजरें फेर ली। फिर उससे माजरत के लिए मुंह खोला ही था जब मुलाजमा ने उसे अरमान की आने की इतला दी। सॉरी, मुझे कुछ काम है। वो कहकर उन्हें देखे बिना वहां से निकला। पीछे वो गुस्से से अपना सा मुंह लिए खड़ी रह गई। आसिया ने खामोशी से देखा और गहरा सांस भर के उठी। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, किसके सर से उस लड़की का भूत उतरे। वो सोचती उसके कपड़े और फेरी के निकाल कर हैंग कर दी वहां से निकली।